दहशत फैलाने वाला गिरोह कौन था और कहां गुम हो गया, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 1985-86 में जन्म लेने वाली खौफ और दहशत की ये कहानी 1-2 साल की मुद्दत में दर्जनों हलाकतों की ऐसी दास्तान है जिसे याद करके अहले कराची आज भी काम जाते हैं। आखिर ये हथौड़ा ग्रुप था क्या और मुकामी समझी जाने वाली इस दहशत गर्दी का आलमी सूरत हाल से आखिर क्या ताल्लुक था। 2-4 मतमूल इलाकों के सिवा कराची शहर में ज़्यादातर दरमियाने और मुतवसत तबके की पुरानी आबादियाँ और कदीम मोहल्ले कायम थे। इन रिहायशी बस्तियों में सब लोग पूरे मोहल्ले के हर फर्द से वाकिफ़ होते थे और पास पड़ोस से बड़ी ही अपनायत और मेल जोल का माहौल था। सादा और आम सी ज़िंदगी थी, ना टीवी चैनल्स थे, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया और ना ही मोबाइल फ़ोन्स। और कराची के इसी पुरअमन माहौल में अचानक हथौड़ा ग्रुप नमूदार हुआ। ये अप्रैल 1985 की बात है। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लाह वसाया खैबर मेल के ज़रिए इस रात ही कराची पहुंचे थे और क्लिफ्टन के करीब मुकीम अपने रिश्तेदारों के जाने का इरादा रखते थे। रात ज़्यादा होने पर उन्होंने पुल के नीचे ही रात बसर करने का इरादा कर लिया। वो सोए तो पुल के नीचे थे, लेकिन जब उन्हें होश आया तो वो खून में लथपथ थे और सर पर लगने वाली शदीद चोट से खून बह रहा था। अल्लाह वसाया के आसपास लेटे दीगर 2 अफराद ऐसी ही नौयत की चोट लगने से हलाक हो चुके थे। 2 अप्रैल 1985 को पेश आने वाला ये वाक़या कराची में हथौड़ा ग्रुप के हमले का पहला वाक़या था। इस वाक़ये के सिर्फ 2 रोज़ के बाद क्लिफ्टन बुर्ज से चंद किलोमीटर दूर काला पुल के करीब वाक़या पीर बुखारी शाह अल मारूफ जिंदा पीर के मज़ार के अहाते से मज़ीद 2 लाशें मिली, जिन्हें इसी अंदाज में सर कुचल कर हलाक किया गया था। ये दोनों अफराद मज़ार के अगबी हिस्से में सोए हुए थे, जहाँ महफिल समा का इंतजाम किया जाता था। चंद हफ्ते बाद 21 अप्रैल को सिटी स्टेशन पर 3 अफराद को हलाक किया गया। ये तीनों प्लेटफार्म नंबर 1 और 4 पर रात के वक्त बेंचों पर सोए हुए थे। इनमें से एक मलंग और एक कुली भी शामिल था। ताहम सिर्फ कुली की शनाख्त हो सकी। इसी रात कारसाज और एयरफोर्स हॉल्ट के दरमियान रेलवे ट्रैक से एक लाश मिली, जिसे सर पर शदीद जर्ब लगाकर हलाक किया गया था। इसी तरह 24 अप्रैल तक इस नौयत की हलाकतों की तादाद 9 हो चुकी थी। सुनसान इलाकों और रेलवे लाइन के बाद आबादी में इसी नौयत के वाक़यात ने गली मोहल्लों में भी खौफ व हरास फैला दिया और फिर पुराना गोली मार के इलाके में लियारी नदी के किनारे आबाद हसन ओलिया विलेज में पेश आने वाले वाक़े ने हुकूमत वक्त और इंतजामिया को हिला कर रख दिया, जब बच्चों समेत एक घर के 7 अफराद को इसी अंदाज में सर पर भारी चीज मार कर हलाक किया गया। इस वाक़े में साबिक कौंसलर अब्दुल गनी होद की 2 सालियां और एक भांजी हलाक हुई थी। रात के किसी पहर ये वाक़या पेश आया था और सुबह को जब मामूल के मुताबिक दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को तशवीश हुई। उन्होंने अंदर कूद कर देखा तो लाशें पड़ी हुई थी। मकतूलीन के एक और रिश्तेदार एहसान हूद ने बताया कि 3 लाशें एक जबकि 4 लाशें दूसरे कमरे में थीं। इन हलाक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल था, जबकि एक बच्चा सोते सोते सोफे के नीचे चला गया था, इसलिए मुल्जिमान की नजर उस पर ना पड़ी और वो बच गया। फिर वक्फे से ऐसी वारदातें शहर भर में शुरू हुई। घर के बाहर सड़क या फुटपाथ पर सोते शहरी, मजदूर पेशा अफराद या फिर गदागर, रोजगार की तलाश में कराची आने वाले परदेसी दुकानों और छोटे होटलों के मुलाजमीन तवातर से ऐसी होलनाक वारदातों का निशाना बनने लगे। 1986 के अवाइल में ऐसी ही एक और बड़ी वारदात के बाद खुफिया इदारों के कान भी खड़े हुए। ये वारदात फेडरल बी एरिया की मजदूर बस्ती मूसा कॉलोनी में हुई थी, जहां गली में सोए 8 मजदूरों को कुंद और भारी आले से वार करके कत्ल किया गया था। ये वो वक्त था जब मुंतखब अरकान असम्बली ने भी इस मसले पर पार्लियामान में आवाज उठाई और तफ्तीश के लिए पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी खसूसी टीम तश्कील दी गई। घरों के बाहर सोने या मोहल्ले वालों की महफिल लगाकर गपशप करने का सिलसिला तो शहर के पुराने हिस्से यानी ओल्ड सिटी एरिया की कई पुरानी आबादियों में आज भी कायम है और तब भी घर के बाहर चौपाल जमाई जाती थी। लोग वही देर तक जागते और बेफिक्री से सो भी जाते थे। मोहल्लों में ये सोते जागते अफराद दरअसल इन जराइम पेशा अफराद के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। अक्सर पुलिस अफसरान का ख्याल था कि ये सर कुचल कर कत्ल की वारदातें इन जराइम पेशा अफराद की कारस्तानी है, ताकि मोहल्लों में रौनक सरे शाम ही खत्म हो जाए और उन्हें चोरी चकारी और लूट मार की वारदातें करने के लिए आसानी से मौका मिल सके। एक वारदात लियारी के इलाके में भी हुई, जहाँ मर्द और खवातीन समेत 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। लगभग 100 अफराद इन वारदातों का निशाना बने, जो हर तरफ फैलती चली गयी। ये क्या
कियासाराइयां भी शुरू कर दी गयी कि कातिल अपने जिस्म पर तेल मलकर या ग्रीस लगा कर आते हैं ताकि अगर कोई इन्हें पकड़ने की कोशिश करे भी तो वो गिरफ्त में ना आ पाए और बआसानी फरार हो सके। रावलपिंडी में खौफनाक वाकया हुआ, फिर मिलता जुलता वाकया जेहलम और फिर कश्मीर और इसके बाद हजारा डिवीजन में ऐसे वाकयात हुए। 1985 में जिला जनूबी के इलाके हरबंस रोड की फुटपाथ पर सोने वाले गदागर पर हमला होने तक भी पुलिस इस मामले को किसी एक फर्द या सीरियल किलर का जुर्म समझती रही, मगर हमले में बच जाने वाले गदागर का कहना था कि वो सो रहा था कि किसी गाड़ी के पहियों के सड़क पर रगड़ने की आवाज से नींद खराब हुई। गाड़ी में सवार सफेद कपड़ों में मलबूस 4 अफराद जिन्होंने स्याह नकाबों से चेहरे ढांप रखे थे इस तक पहुंच गए और इनमें से एक शख्स ने एक हथौड़े से इसके सर पर जोरदार जरब लगाई तो चोट लगने से वो हवास खो बैठा। हमलावर उसे मुर्दा समझकर फरार हो गए, मगर सख्त जान जख्मी गदागर की चीखों पुकार पर अहले इलाका ने इसे अस्पताल पहुंचाया। अखबारात ने हमला आवरों को हथौड़ा ग्रुप का नाम दे दिया। कराची की सियासी अहमियत के पेश नजर एक खास स्कीम के तहत यहाँ खौफ की फिजा बरकरार रखने का रुझान कई दहाइयों से जारी है, वरना हथौड़ा ग्रुप जैसी कोई कार्रवाई अचानक शुरू होकर अचानक खत्म कैसे हो सकती है। और हदफ कौन था? मजदूर तबका, बेघर अफराद, सड़क पर सोने वाले। उनको हदफ बनाने की कोई वजह समझ में नहीं आई। तो फिर ये क्या था? क्योंकि इन वारदातों में कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। सदर, वजीर आजम, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी सब के ऑर्डर थे कि पता करो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये सब वारदातें रात के अंधेरे में 2 से 5 बजे के दरमियान होती थी और अमूमन सुबह रोशनी फूटने पर इनके बारे में पता चलता था कि रात को तो किसी ने सर कुचल कर किसी को मार दिया है। इतना भयानक माहौल बन गया था जिसका अंदाजा नहीं हो सकता था। और यही नहीं, कहीं एक आध हो जाए, कहीं 3 हो रहे, कहीं 4 हो रहे, कहीं 2 तो कहीं 1। जो लोग मरते थे इनके सरों पर इतनी शदीद चोट होती थी कि ऐसा लगता था कि किसी ने बहुत कुंद और भारी भरकम चीज इनको मार कर कत्ल किया गया है। ज्यादा वारदातें कैंट रेलवे स्टेशन, सिटी रेलवे स्टेशन या फिर कोरंगी, जहां मजदूर तबका और बेघर अफराद रहते थे, वहां होती थी। कुछ पता ही ना चला कि कौन करता था। बहुत जबरदस्त खौफ और हरास था और फिर अचानक ये वारदातें होना बंद हो गईं। हथौड़ा ग्रुप एक अलग तौर पर कुछ नहीं था, ये एक बहुत बड़े मोर्चे का हिस्सा था। पाक लिबिया होल्डिंग के सरबराह मुबैना तौर पर हथौड़ा ग्रुप का सरगरा निकला। अम्मार का ठिकाना कराची के इलाके डिफेंस की फेज 5 की 23 स्ट्रीट के पास था। अपने ठिकाने तक आने जाने के लिए वो इसी सड़क से गुजरता था। मुलजिम, जिसका नाम अम्मार था, 48 से 50 बरस का क्लीन शेव शख्स था जो अपने ड्राइवर के साथ नकलो हरकत करता था। वहाँ से रास्ता 3 मुख्तलिफ सिमतों में बढ़ जाता था। सुबह से ही तीनों सड़कों पर ब्लॉक्स लगी हुई थी। वो मुलजिमान जैसे ही नीले रंग की एक रॉयल सैलून गाड़ी में निकले तो वहाँ पर उन्हें रोक लिया गया। उन मुलजिमान को जैसे ही रोका तो गाड़ी रुकते ही उन्होंने पिस्तौल निकाल लिया। पुलिस का कुल्हाड़ा बरदार एहलकार ने कुल्हाड़े से गाड़ी का शीशा तोड़ डाला और दरवाजा खोलते ही इसको गाड़ी से बाहर खींच लिया। काबू पाते ही उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए और आईबी हुकाम के हवाले कर दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया और ये भी बताया कि पाकिस्तान में भी आईबी का एक अफसर उनका सहूलतकार था, क्योंकि वो ही इन्हें हवाई अड्डे से आने जाने में मदद फराहम करता था। जब तफ्तीश में इस अफसर का भी नाम आया तो मुतल्लिका अफसरान ने इससे भी बाज़पुरस की। तो वो कागज जिस पर मुलजिम सरगना अम्मार ने इतराफ़ी बयान दिया था, इस इंस्पेक्टर ने इस बयान को अफसरान के सामने ही मुंह में डाला और खा गया। मगर पाकिस्तानी अफसर का तो क्या ही होना था। कहानी खुलने पर लिबियाई बाशिंदों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा चला, बल्कि उनको पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि नापसंदीदा फर्द करार देकर वापस लिबिया भेज दिया गया, क्योंकि सफारती वीजा होने की वजह से उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, सफारती इस्तिस्ना या कानूनी कार्रवाई से महफूज रखने का आलमी कानून हासिल था। इन अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी के बाद मुल्क में हथौड़ा ग्रुप की कोई वारदात नहीं हुई। जिस रात वारदात की जाती थी, हथौड़ा ग्रुप के अरकान को उसी रात वापस लिबिया भेजने का इंतजाम हो जाता था।